सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। और मैं सुनील जांगेड़ आपके अपने YouTube फैमिली अचीवर्स गुरुकुल में वेलकम करता हूं। क्या आप जानते हैं इंग्लिश ना सीख पाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। यही वो प्रॉब्लम है जो तमाम स्टूडेंट्स को लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंग्लिश को सीखने और समझने में, और यही प्रॉब्लम उनको उनके एग्जाम्स में भी हिट करती है, इफेक्ट डालती है। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज में आज हम जानेंगे वर्ब्स के बारे में, राइट। और ये जो क्लास होगी ये ना सिर्फ आप लोगों को इंडिविजुअली वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, बल्कि आपको दूसरे तमाम चैप्टर्स लाइक प्रेपोजिशंस, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब्स के बारे में। वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट वर्ब्स। स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की जो डेफिनेशन होती है। आप लोगों ने तमाम जो है स्कूल्स में पढ़ा होगा, समझा होगा, राइट। तो जब मैं स्कूल में था तो वर्ब की डेफिनेशन कुछ हमने इस तरीके से पढ़ी है कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। वर्ब एक वर्ड होता है जो एक्शन को शो करता है, राइट। लेकिन चलिए थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं कि वर्ब जो है वो एक्शन को तो बताता है बेशक, लेकिन वो एक्शन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके का वो एक्शन हो सकता है। तो डेफिनेशन जो है दैट इज कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज बीइंग। वर्ब एक वर्ड है जो किसी सेंटेंस में बीइंग के बारे में बताती है। बीइंग यानी कि होनेपन को बताया जाता है। एक्शन के होने के बारे में, किसी एक्शन के डूइंग के बारे में वर्ब हमें बताती है, उसके करने के बारे में बताया जाता है। और साथ के साथ वर्ब के द्वारा किसी एक्शन के हैपनिंग को, हैपनिंग मींस उसके घटित होने के बारे में बताया जाता है। यह कंप्लीट आप लोगों की डेफिनेशन है। तो चलिए सेंटेंसेस की मदद से इसको फुलफिल कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे वर्ब किसी सेंटेंस में किसी एक्शन के बीइंग होने के बारे में बताती है, उसके डूइंग, उसके करने के बारे में बताती है, और उसके हैपनिंग यानी कि घटित होने के बारे में वो हमें बताती है। ये डिटेल से अब चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिया, आई एम ए स्टूडेंट या फिर आई वॉज ए स्टूडेंट, राइट। इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दें, यदि मैं बात प्रेजेंट में कर रहा हूं तो वर्ब मैं एम यूज कर लूंगा, और यदि मैं बात पास्ट में कर रहा हूं तो बेशक मैं वाज का यूज कर लूंगा, राइट। यानी कि या तो एम यूज होगी या तो वॉज यूज होगी। वर्ब एक ही यूज करेंगे प्रेजेंट में या तो पास्ट में। तो यहां पे ये जो वर्ब है ना, ये बेशक मेन वर्ब है। और एक बड़ी बात और समझ लें, ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है, ये डेफिनेशन भी मेन वर्ब की ही है। मेन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, उसी की डेफिनेशन है ये, राइट। तो ये जो मेन वर्ब है, अकेले आ रखी है, मेन वर्ब है। मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, या फिर आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। बेशक एम और वॉज नाम की वर्ब इस आई नाम के पर्सन के बीइंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, आई नाम के पर्सन के बीइंग यानी कि होने के बारे में बताया जा रहा है। वो प्रेजेंट में क्या है, वो प्रेजेंट में स्टूडेंट है, या फिर वो पास्ट में क्या था, वो पास्ट में स्टूडेंट था। बीइंग यानी कि होनापन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम या तो वोज नाम की वर्ब के द्वारा, राइट। अगले सेंटेंस में देखो, टू डिफरेंट वर्ब्स हैं यहां पे, दो अलग अलग वर्ब है, एक एम है और एक क्या है, टीचिंग है, राइट। तो ये जो टीचिंग नाम की वर्ब है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, और जो पहले वर्ब आई है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। पहले जो वर्ब आई ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। और ये जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो मेन वर्ब की है। तो बेशक टीचिंग भी मेन वर्ब है, जो सेंटेंस में आई नाम के पर्सन के द्वारा जो डूइंग है, जो काम किया जा रहा है, आई एम टीचिंग वर्ब, मैं वर्ब पढ़ा रहा हूं, यानी कि टीचिंग नाम की वर्ब आई पर्सन के बारे में, मेरे डूइंग को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो ये डूइंग हो गया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखो, इट रेन्ड येस्टरडे, मैंने सेंटेंस बोला कल बारिश हुई, राइट। तो ये जो रेन्ड नाम की जो वर्ब है ना, बेशक ये इट का बीइंग नहीं है, इट के ना तो होने के बारे में बता रही है, और ये रेन जो होने का काम है, रेन करने का काम है, ना ये इट का डूइंग है। कहने का मतलब रेंड जो वर्ब है ना तो इट के बीइंग, उसके होने के बारे में बता रही, ना फिर इट के डूइंग को बताया जा रहा है। तो इट रेन्ड येस्टरडे यानी कि कल बारिश हुई, मींस रेंड जो वर्ब है, ये वर्ब जो है सेंटेंस में हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। हैपनिंग, एक्शन के हैपनिंग यानी कि घटित होने के बारे में
बताया जा रहा है। ये बीइंग को होने के बारे में बता रही है, टीचिंग डूइंग करने के बारे में इंडिकेट कर रही है, और रेंड नाम की वर्ब जो है हैपनिंग यानी कि घटित होने के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन कर रही है। राइट, तो ये तो हुई डेफिनेशन। एक बात और समझ लो, बहुत बेसिक सी बात है, वो क्या है, मान लो किसी सेंटेंस में आप लोगों को टू डिफरेंट वर्ब्स मिल जाती हैं, दो वर्ब अलग अलग आप लोगों को दे दी जाएं, ये फर्स्ट वर्ब है, ये आपकी सेकंड वर्ब है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो पहली जो वर्ब होती है या तो वो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हुआ करती है फर्स्ट वर्ब, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है। वेन एवर यू गेट टू डिफरेंट वर्ब्स इन अ सेंटेंस, फर्स्ट वर्ब विल बी ईदर मॉडल और हेल्पिंग वर्ब। पहली जो वर्ब हुआ करती है या तो वो आपकी मॉडल होती है या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, और जो सेकंड वर्ब होती है दैट इज ऑलवेज मेन वर्ब, वो हमेशा मेन वर्ब हुआ करती है। लेकिन यदि आपको किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब मिल जाती है, एक ही वर्ब है, तो अकेले आने वाली वर्ब हमेशा मेन वर्ब हुआ करती है। ठीक है, अकेले आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब होती है। जैसे यहां पे एक ही वर्ब थी तो ये मेन वर्ब थी, दो वर्ब थी तो पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी वर्ब मेन वर्ब है। ये अकेले वर्ब है तो ये अकेले आने वाली वर्ब ये भी कौन सी हुई है, मेन वर्ब है। राइट, एग्री कर रहे हो? और या तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी मेन वर्ब, या तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब की डिमांड किया करती है। राइट, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हमने जानी। तो आगे और डिटेल से हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं। मेन वर्ब को कैटेगराइज किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि मेन वर्ब दो तरीके से होती है मेरे भाई। ठीक है, एक जो मेन वर्ब हुआ करती है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, एक मेन वर्ब हुआ करती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स, और सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये दो तरीके से वर्ब आपकी हुआ करती हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव क्या होती हैं, वो सब अब हम समझ लेंगे। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब हैं दोस्तों जो ट्रांसफर करने का काम किया करती हैं। ठीक है, ट्रांसफर करने का काम, क्या ट्रांसफर करती है वो सब हम जानेंगे। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोला जाता है सकर्मक। राइट, सकर्मक जो क्रियाएं हुआ करती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में हम बोलते हैं अकर्मक। राइट, ये इनका हिंदी मीनिंग है। साथ के साथ ये जानो, कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कब होती है, कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब तब होती है जब उस वर्ब के बाद में हैव एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी किसी वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। राइट, जब कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए किसी भी वर्ब के बाद में, एग्जांपल के तौर पे ये वर्ब है आपके सामने, इस वर्ब के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो ये वर्ब जो है आपकी ट्रांजिटिव हो जाया करती है। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो हैव नो ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ना मिले किसी वर्ब के बाद में तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है। कहने का मतलब वर्ब का ट्रांजिटिव होना या इंट्रांजिटिव होना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। अब मैंने एक बात कही थी कि ट्रांसफर करने का काम करती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और ये जो वर्ब होती हैं ये डोंट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करने का काम नहीं करती हैं। ये सब बात हम अभी जानेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। बिल्कुल बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के साथ क्रिस्टल क्लियर होगा इस क्लास में, इस वीडियो में। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं, ये रही फर्स्ट स्लाइड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने लिखा कि एक्शन या वर्ब, कोई भी वर्ब जो है, कोई एक्शन जो है, दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, जब उस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्या करने के लिए, टू रिसीव दैट एक्शन। ठीक है, जब भी किसी वर्ब के बाद में एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव हुआ करती है। मैंने कहा जब भी किसी वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, और ये ऑब्जेक्ट जो ये एक्शन होता है, वर्ब होती है, इस एक्शन का
इफेक्ट जो होता है उसको रिसीव कर रहा होता है, एक्शन का जो इफेक्ट होता है उसको रिसीव कर रहा होता है, इसके रिजल्ट को रिसीव कर रहा होता है। जैसे सेंटेंस में मैंने आप लोगों को कहा है जेनिफर इज ईटिंग चॉकलेट, राइट, जेनिफर इज ईटिंग चॉकलेट। इस सेंटेंस में ईटिंग नाम का जो वर्ड है ये बेशक क्या है, वर्ब है, एक्शन है। ईटिंग करना ये एक एक्शन है। जेनिफर जो है इस ईटिंग नाम की वर्ब के लिए बेशक क्या हो गया, डूअर हो गया, ये डूअर है। और इस ईटिंग नाम के एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, बेशक आप कहोगे इसका रिसीवर बेशक कौन है, चॉकलेट है, क्योंकि ईट किसको किया जा रहा है, चॉकलेट को किया जा रहा है। ईटिंग नाम के जो एक्शन है उसको रिसीव कौन कर रहा है, चॉकलेट कर रहा है। चॉकलेट के ऊपर इस ईटिंग का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ईटिंग का इफेक्ट किस पे हो रहा है, बेशक चॉकलेट पे। आप कहोगे किसको ईट किया जा रहा है, किसे ईट किया, तो आप कहोगे चॉकलेट। तो जब भी इस एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट जब भी वर्ब के बाद में मिल जाता है तो ये जो वर्ब हो जाएगी ये बेशक आप लोगों की ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, राइट। ये आपकी वर्ब जो है बेशक ट्रांजिटिव हो चली है, राइट। उसके बाद देखो एक सेंटेंस में आप लोगों को ये कह रहा हूं, वही बात ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है। जब किसी एक्शन या फिर वर्ब जो होती है उसके बाद यदि जो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है एक्शन को रिसीव करने के लिए, वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। जैसे इस सेंटेंस में कहा दिस मैन लव्स हिज चिल्ड्रन, ये जो आदमी है ये अपने बच्चों से लव करता है, प्यार करता है, राइट। तो ये लव नाम की जो वर्ब है बेशक यहां पे देखो मैन जो है बेशक ये क्या हो गया, डूअर हो गया, ठीक है। लव कौन कर रहा है, ये डूअर मैन हो गया। और ये जो लव एक्शन है ना इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बेशक आप कहोगे लव को रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर कौन हो गया, चिल्ड्रन रिसीवर हो गया, चिल्ड्रन उसके इफेक्ट को रिसीव कर रहे हैं। या फिर ये कह लो लव नाम की वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बेशक चिल्ड्रन पे पड़ रहा है। तो जैसे ही आपको वर्ब के बाद कोई रिसीवर मिल जाए, ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई रिसीवर मिल जाए एक्शन का, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो वर्ब है बेशक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, क्योंकि इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट जो है गिवन कर रखा है, राइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ये दोनों एग्जांपल हैं। थर्ड देखो आपके सामने है व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अकर्मक जिसको हम बोलते हैं, जिस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब समझने की बात है, ऑब्जेक्ट नहीं होता इसका मतलब है कि कोई रिसीवर नहीं होगा, डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा। वर्ब जो एक्शन है उस एक्शन का रिसीवर आप लोगों को ऑब्जेक्ट के तौर पे अवेलेबल नहीं मिलेगा वर्ब के बाद में। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, यदि रिसीवर ना मिले किसी वर्ब के बाद में, तो वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। जैसे यहां पे देखो सेंटेंस में कहा गया है, यहां पे एक्शन वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो रिसीव करने के लिए एक्शन को, ठीक है। वर्ब जो है, एक्शन जो है, उसका जब रिसीवर आपको ना मिलता है, रिसीवर के तौर पे ऑब्जेक्ट ना मिले, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। जैसे देखो स्नो फेल यस्टरडे, ठीक है। अब ये फेल नाम का वर्ड बेशक नेचर में वर्ब है, स्नो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो गिवन कर रखा है, लेकिन स्नो नाम का ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो रिसीवर है वो रिसीवर बेशक आप देख सकते हो यहां पे आप लोगों को रिसीवर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फेल नाम की इस एक्शन का, एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप कहोगे ये यस्टरडे क्या है फिर, तो मैं आपको सभी को बता दूं कि ये यस्टरडे नाम का वर्ड दोस्तों नेचर में एडवर्ब हुआ करता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ऑब्जेक्ट जिसकी बात हमारी चल रही है, ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी या तो नाउन को मिली है या तो प्रोनाउन को मिली है। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, समझ लें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई भी ना तो सब्जेक्ट हो सकता ना तो ऑब्जेक्ट हो सकता। यहां पे एडवर्ब है, एडवर्ब जो है फेल नाम का वर्ब जो एक्शन है, इसका इफेक्ट को रिसीव करने के लिए कोई रिसीवर ऑब्जेक्ट के तौर पे गिवन नहीं है। इस तरीके से ये फेल नाम की वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। और देखो नेक्स्ट सेंटेंस, अब वहां पे कह रहा है कि वी फेल्ड, ये फेल्ड नाम का वर्ड वर्ब आपको मिला है, राइट। फेल्ड नाम का ये वर्ड नेचर में बेशक वर्ब है। अब हम जानते हैं
ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, इसका रिसीवर तो है ही नहीं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये वर्ब जो है बेशक क्या हो गई आपकी, इंट्रांजिटिव हो गई। शी इज स्लीपिंग, शी क्या कर रही है, स्लीप कर रही है। तो स्लीपिंग नाम का वर्ड ये वर्ब तो है, लेकिन वर्ब का जो एक्शन है, जो ये एक्शन है, इसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कोई गिवन ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब भी आप लोगों की इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, राइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो वर्ब के बाद में, उस एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर ऑब्जेक्ट के तौर पे दे रखा है, तो वर्ब ट्रांजिटिव है। यदि रिसीवर नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है एक्शन का, ठीक है, तो वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। उम्मीद है बात समझ में आती है आपको। और जो है कुछ एग्जांपल्स अब हम चेक करेंगे। ये तो मैंने कुछ जो है पिक्चर्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश की। अब चलिए आपके एग्जाम लेवल से रिलेटेड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, बिना किसी पिक वगैरह के, क्योंकि एग्जाम में कोई पिक वगैरह आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। वहां पे आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अल्टीमेटली बात हुई ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो इंट्रांजिटिव। सारा का सारा खेल जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, रिसीवर के लिए हो रहा है। तो अब जो कुछ जरूरी बातें हैं वो हम समझेंगे। देखो दोस्तों ध्यान देना, आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो जान लें कि इंग्लिश के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है ना भाई, वो दो तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और एक ऑब्जेक्ट हुआ करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंडर हुआ करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है लिविंग को, ठीक है। कोई भी लिविंग नाउन है या फिर लिविंग प्रोनाउन है, तो सजीव जो होता है, चाहे वो पर्सन हो गया चाहे एनिमल हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है नॉन लिविंग, निर्जीव जो नाउन है या तो प्रोनाउन है, ठीक है, को बताता है। दो तरीके के ये ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं, राइट। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, हम किसी भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए व्हाट या तो whom से क्वेश्चन किया करते हैं। व्हाट से क्वेश्चन करोगे या तो आप क्वेश्चन किससे करोगे, whom से, whom से क्वेश्चन किया करते हैं। व्हाट और whom का रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट हुआ करता है, यह ध्यान रखना है। व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। अब बड़ी बात यह है, यदि किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करते हो whom से क्वेश्चन करते हो, whom का मतलब होता है किसको, whom का मतलब होता है किसको, तो इस whom का रिप्लाई हमेशा ये कह लो कि लिविंग को बताने वाला नाउन प्रोनाउन, या फिर ये कह लो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। whom से क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और what से क्वेश्चन करते हैं, what का मतलब होता है क्या, ठीक है, what का मतलब होता है क्या। what से क्वेश्चन करने के बाद जो रिप्लाई आता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि थिंग्स को, नॉन लिविंग जो नाउन होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हैं, वो हम जानेंगे। देखो एक सेंटेंस जैसे मैं यहां पे आप लोगों को बोलता हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं आई हेल्प्ड ऋतिक। एक सेंटेंस मैंने आपको गिवन किया, आई हेल्प्ड ऋतिक। तो इस सेंटेंस में बेशक ये हेल्प नाम का वर्ड वर्ब है। अब ये वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है, ठीक है। हेल्प करने के लिए डूअर कौन है, आई। अब ये जो हेल्प जो एक्शन है ना, इस एक्शन का इफेक्ट किस पे आ रहा है, या फिर एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, बेशक ऋतिक कर रहा है। तो ये ऋतिक नाम का वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन को बता रहा है। और ये पर्सन को बताने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये बेशक रिप्लाई आपका हुआ करता है, whom का रिप्लाई हुआ करता है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब अब आपकी ट्रांजिटिव हो जाया करती है, क्योंकि वर्ब के बाद रिसीवर है, एक्शन को रिसीव करने वाला नाउन प्रोनाउन है, तो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है। जबकि एक सेंटेंस में सिर्फ इतना सा कहता हूं आई हेल्प्ड। इस सेंटेंस में देखना हेल्प्ड नाम का वर्ड वर्ब है, और इस वर्ब के लिए, इस एक्शन के लिए डूअर तो है,
ठीक है, हेल्प कौन कर रहा है, आई, लेकिन इस एक्शन का कोई रिसीवर नहीं है, रिसीवर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब वही वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये अब हो जाती है। तो चलिए और देखते हैं, सेंटेंसेस को समझते हैं, जानते हैं। पहले ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में यदि आप चेक करें तो देख सकते हो कि सिंग की सेकंड फॉर्म वर्ब है, राइट। और ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, इसका डूअर, ये सब्जेक्ट तो गिवन है रोहन, राइट। तो सैंग नाम की वर्ब जो एक्शन है, इसका रिसीवर कौन है, बेशक ये नाउन, नाउन ये जो है ये बेशक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, क्या सिंग किया, कैसे क्वेश्चन करेंगे यहां पे, व्हाट डिड रोहन, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सॉन्ग नॉन लिविंग है, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट डिड रोहन सिंग इन द पार्टी, सोहन ने पार्टी में क्या सिंग किया है, तो आपका जवाब होगा रोहन सैंग ए वंडरफुल सॉन्ग, सॉन्ग को सिंग किया। अब सॉन्ग व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो चली है, यहां पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है। ये मैंने जो बताया है ये क्वेश्चन पुट करने का आपका एक मेथड है। जब भी आप क्वेश्चन पुट करते हो, WH वर्ड व्हाट या whom से क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आया करता है, फिर मेन वर्ब आती है, और WH वर्ड जो व्हाट और whom है उनका रिप्लाई, ये जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई के तौर पे आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मिल जाया करता है, राइट। जैसे मैंने क्वेश्चन कैसे किया, व्हाट WH वर्ड, did helping verb, what did Rohan sing in the party, what did Rohan sing in the party, तो रिप्लाई आपने कहा रोहन sang a wonderful song, song आपका what का रिप्लाई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो चली है। ठीक है, लेकिन अगले सेंटेंस में वर्ब तो है, सिंग की सेकंड फॉर्म sang है, लेकिन इस एक्शन का रिसीवर कोई भी नहीं है। वो कह रहा है कि वंडरफुली सिंग किया, इन द पार्टी, पार्टी में सिंग किया। ये जो पार्टी नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना भाई, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है दैट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में मिलने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ करता है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहां पे इस सॉन्ग को सिंग किया था, यहां पे पता नहीं चल रहा है कि किसको सॉन्ग सिंग किया, सॉन्ग को, गजल को, ठुमरी, क्या कुछ नहीं पता है, कोई राग वगैरह को सिंग किया, हमें पता ही नहीं है, रिसीवर ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, दैट्स व्हाई अब ये जो वर्ब है ना ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो चली है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर देख रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ऋतिक सेट अ चेयर नेक्स्ट टू द बेड। अब ये सेट नाम का वर्ड, सेट की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, क्या सेट किया, चेयर। अब ये चेयर जो है ना दोस्तों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थिंग्स को बता रहा है, और बेशक ये व्हाट का रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई है। क्या सेट किया आप कहोगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, व्हाट डिड ऋतिक सेट नेक्स्ट टू द बेड, यानी कि ऋतिक ने बेड के पास में, नेक्स्ट टू का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि बाय द साइड ऑफ, के पास में, के बगल में की सेंस को ये शो करता है। तो क्वेश्चन आपने पूछा कि व्हाट डिड ऋतिक सेट नेक्स्ट टू द बेड, क्या सेट किया भाई, तो आपने कहा ऋतिक सेट अ चेयर, चेयर को सेट किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का रिप्लाई हो गया, ये डूअर है, सब्जेक्ट है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब आपकी हो गई ट्रांजिटिव। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, द सन वॉज सेटिंग एंड ए रेड ग्लो फिल्ड द स्काई। ये सेंटेंस में देखो सेटिंग नाम का ये वर्ड वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में है, और देखो जो सेट हो सकता है सन, उसको खुद में क्या बना दिया, बेशक सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, वो खुद सब्जेक्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि सन सेट हो रहा था और ए रेड ग्लो फिल्ड द स्काई, और एक रेड ग्लो ने पूरे स्काई को फिल कर दिया, भर दिया। तो जो ऑब्जेक्ट हो सकता था वो जब खुद सब्जेक्ट बन गया, इट मींस कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। और आप देख भी सकते हो एंड नाम का वर्ड है कंजंक्शन, जबकि वर्ब का ऑब्जेक्ट होने के लिए इसके बाद में कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन होना चाहिए था, रिसीवर है ही नहीं, और जब रिसीवर है ही नहीं तो ये वर्ब अब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो चली है। ठीक है, एक वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है ऑब्जेक्ट के होने की वजह से, ऑब्जेक्ट के ना होने की वजह से वही वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो जाया करती है, यह भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहां पे जो वर्ब है
इटैलिक लेटर्स में मैंने कर रखा है ग्रो वर्ब है, राइट। ग्रो क्या है? वर्ब। अब वर्ब जो ये एक्शन है इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? रिसीवर कौन है? कॉटन। कॉटन नाम का वर्ड ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है। क्या ग्रो करते हैं? कई सारे फार्मर्स अपने जो है इन दिस विलेज, इस गांव में कई सारे फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? तो आप कहोगे कॉटन को ग्रो करते हैं इन देयर फील्ड। तो ये जो कॉटन नाम का वर्ड है, बेशक व्हाट का रिप्लाई हो गया, ठीक है, रिसीवर हो गया, ग्रो जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला नाउन मिल गया कॉटन, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और ये सम फार्मर्स इन दिस विलेज, ये कंप्लीट आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाया करता है। जबकि अगले सेंटेंस में देखो, ग्रो नाम का वर्ड वर्ब है, जो ग्रो हो सकती है। कॉटन जो ऑब्जेक्ट बन सकता था, अब वो खुद से एक सब्जेक्ट बन गया, वो खुद से सब्जेक्ट बन चुका है। और हम जानते हैं इस वर्ब के बाद में ये वेल नाम का वर्ड तो नेचर में एडवर्ब हुआ करता है। वेल जो वर्ड होता है वो नेचर में एडवर्ब हुआ करता है। और क्योंकि अब आपको एडवर्ब मिल रहा है, ठीक है, नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो वर्ब ट्रांजिटिव थी वही वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो चली है। अब ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई है, राइट। तो जो वर्ब ट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट के होने की वजह से, ऑब्जेक्ट के ना होने की वजह से, वही इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मैन सैंक द शिप, ठीक है, आदमी ने शिप को डुबा दिया। अब सैंक वर्ब है। अब देखो ये जो एक्शन है ना, डूबना या डुबाना, इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? बेशक शिप। शिप थिंग्स को बता रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसका रिप्लाई होगा? ये व्हाट का रिप्लाई होगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट डिड द मैन सिंक? आदमी ने क्या सिंक किया? तो आप कहोगे कि शिप को सिंक किया। रिसीवर है तो वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। इस ट्रांजिटिव वर्ब के लिए डूअर सब्जेक्ट मैन हो गया। लेकिन अगले सेंटेंस में वर्ब तो है ये सैंक, लेकिन ये जो मड है, मड नाम का जो वर्ड ऑब्जेक्ट है, बेशक ये प्रेपोजिशन इन के बाद में आया है। और जो प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान दें, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद मिल जाता है तो दैट इज ऑलवेज अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। ध्यान रखना इस बात को हमेशा, ठीक है। अब यहां पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था, रिसीवर था तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। रिसीवर नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो गई। ये सब्जेक्ट डूअर हो गया, ठीक है। अब एक बात और समझ लें, सिंक जो वर्ब होती है उसका एक मतलब होता है टू सबमर्ज, सबमर्ज होना, ठीक है। हिंदी में कहें तो डुबाना, सबमर्ज करना, डूबना या डुबाना, एक मीनिंग तो ये होता है ये, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है डूबना या फिर डुबाना। पहले सेंटेंस में उसने सेंस को शो किया है, उसने कहा है कि आदमी ने शिप को डुबा दिया। डूबना या डुबाना, सबमर्ज कर देना, ठीक है। हाँ, और दूसरा मीनिंग जो होता है सिंक नाम की वर्ब का, दैट इज पार्टली बरीड। पार्टली बरीड होना यानी कि हिंदी में कहें तो धंस जाना। ये टू डिफरेंट मीनिंग इसके हुआ करते हैं। ये मीनिंग में ट्रांजिटिव हो गई है। अगले सेंटेंस में वो कह रहा है कि जो आदमी था वो सैंक हो गया इन द मड, ठीक है, कीचड़ में वो धंस गया है। तो यहां पे जो डूअर है, जो सिंक हो सकता था, जो धंस गया है, वो खुद सब्जेक्ट बन गया। इसका रिसीवर कोई है नहीं, वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो चली है, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखो, नेक्स्ट सेंटेंस को चेक करें। यहां पे वो कह रहा है कि स्टॉप्ड नाम का वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये जो स्टॉप एक्शन है, इस एक्शन का रिसीवर नाउन कौन है? ऑब्जेक्ट बेशक कार है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये व्हाट का रिप्लाई है। कैसे क्वेश्चन करोगे वो भी देख लो। व्हाट डिड द मैन स्टॉप? आदमी ने क्या स्टॉप किया? आप कहोगे कार को स्टॉप किया। तो रिसीवर है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगले सेंटेंस में स्टॉप वर्ब तो है और ये ऑब्जेक्ट भी है, कार ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन नियर नाम की प्रेपोजिशन के बाद में ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वो कह रहा है कि आदमी ने नियर द कार स्टॉप किया, कार के पास में स्टॉप किया।
अब आपको यह नहीं पता है, रिसीवर नहीं है कि स्टॉप किया तो कार के पास में किसी दूसरी कार को स्टॉप किया, बाइक को, स्कूटी को, साइकिल को, किसी ट्रक को, किसको स्टॉप किया, वी डोंट नो एग्जैक्टली। यहां पे व्हाट का रिप्लाई नहीं है, वो तो कह रहा है नियर द कार, कार के पास में, लेकिन कार के पास में क्या स्टॉप किया, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, रिसीवर नहीं है, रिसीवर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो चली है। ठीक है, पहले सेंटेंस में ट्रांजिटिव थी, दूसरे में इंट्रांजिटिव बन गई है। तो आप देख रहे होगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टोटली डिपेंड होता है रिसीवर पे, ऑब्जेक्ट पे, नाउन या प्रोनाउन। यदि वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन है जो रिसीवर बन रहा है, एक्शन को रिसीव करने वाला है, ठीक है, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो, वर्ब का, एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर आ रहा हो, वही ऑब्जेक्ट हो सकता है, तभी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो सकती है, अदरवाइज आपकी वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो चलेगी। ठीक है, चलिए एक स्लाइड से और समझते हैं इसको, और थोड़ा सा जानते हैं। यहां पे देखो, ये जो वर्ब है, बेशक वर्ब मैंने आपको अवेलेबल की टीच, ठीक है, इंग्लिश नाम का वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट डू आई टीच, कैसे क्वेश्चन मैं करूंगा, क्वेश्चन देख लें, ठीक है, व्हाट से जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं कहूंगा व्हाट डू आई टीच, मैं क्या टीच करता हूं, ये तो क्वेश्चन मैंने कर लिया, लेकिन जो व्हाट से क्वेश्चन किया है ना, इसी का रिप्लाई आपको क्या मिलेगा, तो रिप्लाई मिलेगा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश टीच करता हूं। तो इंग्लिश क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक्शन, टीच नाम की एक्शन का इफेक्ट किस पे आ रहा है, रिसीवर कौन है उसको, इंग्लिश, तो ये वर्ब रिसीवर के होने की वजह से, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की होने की वजह से ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन अगले सेंटेंस में वो कह रहा है कि आई टीच एट अचीवर्स गुरुकुल, ठीक है, अब अचीवर्स गुरुकुल बेशक ऑब्जेक्ट है, आई एग्री, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन एट प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वो कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, अचीवर्स गुरुकुल पे पढ़ाता हूं, लेकिन व्हाट का रिप्लाई नहीं है, वो ये नहीं बता रहा कि अचीवर्स गुरुकुल पे मैं क्या पढ़ाता हूं, ठीक है, मेंशन नहीं किया उसने, व्हाट का रिप्लाई नहीं है, एक्शन को रिसीव करने वाला कोई रिसीवर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है। पहले सेंटेंस में इंग्लिश नाम के रिसीवर ऑब्जेक्ट नाउन की वजह से जो वर्ब ट्रांजिटिव थी, अगले ही सेंटेंस में रिसीवर ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन ना होने की वजह से अब ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो चली है। ये जो वर्ब अब बन गई है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये नहीं बताया उसने कि क्या पढ़ाता है, अचीवर्स गुरुकुल पे क्या पढ़ाता है, जैसे यहां पे इंग्लिश बता दिया, यहां पे नहीं बताया, रिसीवर नहीं है, तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो गई। अब अगले सेंटेंस में ये देखो, यूज टू नाम का वर्ड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, आपको पता होगा, पास्ट की आदतों को बताने के लिए यूज करते हैं। रन जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये ए रेस्टोरेंट, ये जो रेस्टोरेंट नाम का वर्ड है, बेशक ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड का रिप्लाई है, और रन नाम का जो एक्शन है उसका इफेक्ट आ रहा है, उसके लिए रिसीवर है, क्या रन करता है, रेस्टोरेंट, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, रिसीवर है, नाउन है, तो वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। अगले सेंटेंस में ये जो हिल्स नाम का वर्ड है, बेशक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रेपोजिशन ओवर के बाद में ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। वो कह रहा है कि ये जो रास्ता है ये जाता था, हिल्स के ऊपर से जाता था, ठीक है। अब रन नाम की वर्ब का रिसीवर नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का जो है रिसीवर नहीं है, नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ये वर्ब आप लोगों की इंट्रांजिटिव वर्ब हो चली है, ठीक है। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आई है। अब कुछ जरूरी चीजें और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों के लिए है वो ये कि मैंने बताया व्हाट का रिप्लाई हमेशा, व्हाट का रिप्लाई हमेशा कौन होता है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन लिविंग को, नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव नाउन प्रोनाउन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। हुम का रिप्लाई, हुम का जवाब हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, लिविंग को, जो सजीव हुआ करते हैं, चाहे वो पर्सन है चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है। हुम का रिप्लाई हमेशा लिविंग को बताता है। हाउ का रिप्लाई, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो हाउ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब हुआ करता है। जैसे जैसे हाउ का रिप्लाई यदि मैं बात करूं, यहां पे देखो फर्स्ट स्लाइड में ही यदि हम चेक करें, इसी स्लाइड में देखते हैं, एक मिनट हाँ ये देखो,
इस सेंटेंस में हम चेक करें तो ये जो वेल नाम का वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, ये बेशक आपका व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे, ठीक है। और ये जो वेल नाम का वर्ड आया अच्छे से, जैसे देखो क्वेश्चन मैं करूंगा, हाउ डज कॉटन ग्रो इन द हॉट क्लाइमेट, हाउ डज कॉटन ग्रो इन द हॉट क्लाइमेट, यानी कि कॉटन जो है हॉट क्लाइमेट में कैसे ग्रो होती है, मैनर क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो आप कहोगे कॉटन ग्रोज वेल, बहुत अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है। कॉटन ग्रोज वेल, तो ये वेल जो हुआ ये हाउ का रिप्लाई है। नेक्स्ट वर्ड आपको स्लाइड में है वेयर से क्वेश्चन करने के बाद, वेयर से क्वेश्चन करने के बाद उसका रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसी सेंटेंस में देखो, इसी सेंटेंस में चेक करेंगे, यहां पे मैं आपके मेंशन करता हूं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब देखो ये इन नाम का वर्ड, ये इन नाम का जो वर्ड है नेचर में आपको पता है प्रेपोजिशन है, राइट। और प्रेपोजिशन के बाद हॉट क्लाइमेट नाम का वर्ड नाउन है, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये फ्रेज होती है, और ये फ्रेज एडवर्ब का काम करती है, और ये एडवर्ब ऑफ जो है प्लेस है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। हॉट क्लाइमेट एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन से रिप्लाई होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और व्हेन से क्वेश्चन करने के बाद ये आपका रिप्लाई बन जाएगा इन द हॉट क्लाइमेट, यस व्हेन का रिप्लाई है। व्हेन से जैसे ही क्वेश्चन करोगे, व्हेन, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, व्हेन डू कॉटन ग्रो वेल, व्हेन डू कॉटन ग्रो वेल, कॉटन कब अच्छे से ग्रो करती है, तो आप कहोगे इन द हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट में व्हेन से क्वेश्चन किया तो उसका रिप्लाई हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ करता है। ओके चलिए और देखते हैं इसी लास्ट स्लाइड में, अब हम जानेंगे, ये देखो समझो, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, और व्हेन से क्वेश्चन करने के बाद रिप्लाई आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ करता है। और व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन कर लो, यदि व्हाट काइंड ऑफ या विच, इन दोनों में से किसी भी एक से क्वेश्चन करोगे तो उसका रिप्लाई हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है, एडजेक्टिव। जैसे जैसे मैं यहां पे आप लोगों को जो है एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है, ये समझना, ये फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके जाता हूं। चलिए देखो, इस सेंटेंस में वो कह रहा है रोहन सैंग ए वंडरफुल सॉन्ग, रोहन ने बहुत शानदार सॉन्ग सिंग किया इन द पार्टी, ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये जो वंडरफुल सॉन्ग नाम का वर्ड, वंडरफुल नाम का वर्ड है ना, जैसे ही आप किसी सेंटेंस को विच से क्वेश्चन करते हैं, या तो विच से या फिर आप क्वेश्चन कर लो व्हाट काइंड ऑफ से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं कहता हूं व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब है किस प्रकार का, विच का मतलब है किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डिड रोहन सिंग इन द पार्टी, किस प्रकार का सॉन्ग रोहन ने सिंग किया पार्टी में, तो आपका जवाब आएगा वंडरफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग जो है उसने सिंग किया। तो ये जो वंडरफुल नाम का वर्ड आया है ना दोस्तों, एडजेक्टिव, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है या तो विच का रिप्लाई है, ठीक है। तो इन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये जो वर्ड है, ये वर्ड अब आप लोगों का एडजेक्टिव हो चला है, ये एडजेक्टिव हो चुका है। और ये वंडरफुली नाम का वर्ड, ये हाउ से क्वेश्चन करने के बाद, हाउ से क्वेश्चन करने के बाद एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ डिड रोहन सिंग इन द पार्टी, कैसे सिंग किया, कैसे सिंग किया, तो आप कहोगे वंडरफुली, बहुत शानदार तरीके से। तो वंडरफुली हाउ से क्वेश्चन करने के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आप लोगों का हो गया है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही चीजें आप लोगों को बेस देंगी कि किसी भी सेंटेंस में लगातार हमें दिक्कतें आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन वर्ड नाउन है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें इन चीजों में होती हैं, और ये बातें यदि आप लोगों की सॉलिड हो गई तो आप पाओगे कि बहुत शानदार आप इंप्रूवमेंट करोगे इंग्लिश के अंदर, कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर डील कर रहे होगे। गलती होने के चांसेस जो है बिल्कुल ये समझ लो कि जीरो हो जाएंगे आपके वहां पे। और देखते हैं, यदि हम चेक करें यहां पे इन देयर फील्ड, इन देयर फील्ड नाम का वर्ड, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये जो है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका रिप्लाई है, वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो, वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। वेयर डिड सम फार्मर्स, वेयर
डू सम फार्मर्स इन दिस विलेज ग्रो कॉटन। कहां पे ग्रो करते हैं, तो आप कहोगे इन देयर फील्ड, अपने फील्ड में ग्रो करते हैं, तो वेयर का रिप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो बेशक जो है ये भी वेयर का रिप्लाई हो गया, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। कहां पे सेंक किया, कहां पे जो है पार्टली बरीड हुआ, कहां पे धस गए, तो इन द मड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों ने देखा है, समझा है। ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, कहां पे टीच करता है, एट अचीवर्स गुरुकुल। वेयर का रिप्लाई हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आप लोगों का बन गया। तो ये सब चीजें आपने जानी। हाउ से क्वेश्चन करने से एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर से क्वेश्चन करोगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो उसका जवाब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, व्हाट काइंड ऑफ या विच, किस प्रकार का, इससे क्वेश्चन करते हो तो उसका रिप्लाई हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग को बताता है। हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो पर्सन्स को, लिविंग को, एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया करता है। तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा कि इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जितनी भी वर्ब्स हुआ करती हैं डोंट हैव देयर पैसिव, डोंट हैव देयर पैसिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि पैसिव वॉइस में बदलते टाइम जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट आपका हो नहीं पाएगा, और सब्जेक्ट नहीं बनेगा पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता है। जितनी भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको एक्टिव से उनको पैसिव वॉइस में बदलना इम्पॉसिबल हुआ करता है। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगली जो क्लास आप लोगों की होगी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, दैट विल बी ऑल अबाउट मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, इंफॉर्म करें इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू ऑल।